जो सांस आपने अभी छोड़ी उसने इतिहास में पहली बार एक औद्योगिक टरबाइन को चलाया। ये कोई रूपक नहीं है, ये भौतिकी है। और दिसंबर 2024 में एक स्टील प्लांट में जो हुआ वो उस तकनीक के अंत की शुरुआत हो सकती है जिसने 150 से अधिक वर्षों तक ऊर्जा उत्पादन पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। हर आधुनिक ऊर्जा उत्पादन के केंद्र में एक असुविधाजनक सच्चाई छिपी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संयंत्र कोयला जलाता है, प्राकृतिक गैस जलाता है या परमाणु रिएक्टरों में परमाणुओं को विभाजित करता है। सिद्धांत हमेशा एक ही रहता है। गर्मी पानी को गर्म करती है, पानी भाप बनता है, भाप टरबाइन चलाती है और टरबाइन जनरेटर चलाता है। यह चक्र 1.5 सदी से अधिक पुराना है। एक पल के लिए इस पर विचार करें। परमाणु संयंत्र को 20वीं सदी की भौतिकी की चरम उपलब्धि माना जाता है। ऐसी सुविधाएं जिनकी लागत अरबों में होती है, जहां पृथ्वी के सबसे कुशल इंजीनियर परमाणु नाभिकों को अत्यंत सटीकता से विभाजित करने के लिए काम करते हैं। और यह सब किस लिए? पानी उबालने के लिए। अपने मूल में हर परमाणु संयंत्र मानवता द्वारा बनाया गया सबसे महंगा और सबसे जटिल बॉयलर है। समस्या केवल वैचारिक नहीं है, यह व्यावहारिक और स्पष्ट है। सबसे अच्छे भाप टरबाइन भी अपनी प्राप्त ऊष्मा का केवल एक हिस्सा ही बिजली में बदल पाते हैं, बाकी बस वायुमंडल में बिखर जाता है। मानवता ईंधन की विशाल मात्रा जलाती है और इस ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा हवा में बिना कुछ उत्पन्न किए व्यर्थ हो जाता है। भौतिकी इसकी स्पष्ट व्याख्या देती है। किसी भी ताप इंजन की दक्षता उसके गर्म और ठंडे हिस्सों के बीच तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। यह अंतर जितना अधिक होगा उतनी अधिक ऊर्जा का उपयोग होगा। लेकिन भाप टरबाइन दो कठोर सीमाओं से टकराता है: पानी के भौतिक गुण और सामग्री की प्रतिरोध क्षमता। इंजीनियरों ने इस प्रणाली से हर संभव 0.% दक्षता निकालने में दशकों बिताए हैं और आधुनिक संयंत्र अब अपनी सीमा के करीब पहुंच चुके हैं। इस रास्ते पर अब बहुत कम बचा है। समाधान किसी बेहतर भाप टरबाइन से नहीं आया, यह उस तत्व को बदलने से आया जो उसके अंदर घूमता है। और वो विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, वही गैस जो आप हर सांस के साथ छोड़ते हैं। यह समझने के लिए कि इस संदर्भ में CO2 क्यों खास है, पदार्थ की अतिक्रांतिक अवस्था को जानना जरूरी है। अधिकांश लोगों ने सीखा है कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, तरल और गैस। लेकिन एक चौथी अवस्था भी है जो कम प्रसिद्ध है। जब कोई पदार्थ एक साथ एक निश्चित तापमान और दबाव से अधिक हो जाता है तो तरल और गैस के बीच की सीमा पूरी तरह गायब हो जाती है। पदार्थ एक साथ तरल जितना घना और गैस जितना प्रवाहशील हो जाता है। पानी के लिए इस अतिक्रांतिक अवस्था तक पहुंचने के लिए तापमान और दबाव की अत्यंत चरम परिस्थितियां चाहिए, जो इस प्रक्रिया को महंगा और तकनीकी रूप से कठिन बनाती हैं। लेकिन CO2 अलग है। इसका क्रांतिक बिंदु केवल 31 डिग्री सेल्सियस और 73 वायुमंडलीय दबाव पर है। पानी की तुलना में यह औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत सुलभ है। और अतिक्रांतिक कार्बन डाइऑक्साइड उद्योग में नई नहीं है। इसका उपयोग दशकों से डीकैफिनेटेड कॉफी से कैफीन निकालने के लिए किया जाता रहा है। वही भौतिकी जो आपकी सुबह की कॉफी को कम उत्तेजक बनाती है, वो वैश्विक ऊर्जा उत्पादन को बदल सकती है। मुख्य लाभ घनत्व में है। भाप बहुत हल्की होती है। भाप से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विशाल टरबाइनों की आवश्यकता होती है। अतिक्रांतिक CO2 बहुत अधिक घनी है। इसका मतलब है कि एक कॉम्पैक्ट टरबाइन से बहुत अधिक द्रव्यमान गुजर सकता है, जिससे छोटे उपकरणों से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतिक्रांतिक CO2 चक्र की सैद्धांतिक दक्षता पारंपरिक भाप चक्र से उल्लेखनीय रूप से अधिक है, 45 से 50% तक, जबकि सबसे अच्छे मौजूदा भाप टरबाइनों की दक्षता लगभग 35% है। इंजीनियर 1960 के दशक से यह जानते थे। समस्या यह थी कि कोई भी प्रयोगशाला के बाहर वास्तव में काम करने वाली मशीन नहीं बना सका। बाधाएं गंभीर थीं। पहली बाधा सामग्री से संबंधित थी। उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए CO2 को लगभग 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होगा। इन तापमानों पर सामान्य धातुएं विकृत होने लगती हैं और अतिक्रांतिक अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं समय के साथ कुछ सामग्रियों के गुणों को खराब कर सकती है। इसके लिए अत्यधिक गर्मी और गैस के आक्रामक वातावरण के प्रति प्रतिरोधी विशेष मिश्र धातुओं की आवश्यकता थी।
दूसरी बाधा यांत्रिक थी। टरबाइन अत्यधिक दबाव और बहुत उच्च घूर्णन गति पर काम करता है। पारंपरिक बेयरिंग इन परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकते। चुंबकीय बेयरिंग और ऐसी प्रणालियां विकसित करनी पड़ी जो CO2 को ही सहायता और स्नेहन तत्व के रूप में उपयोग करें। इन्हीं कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया में अनुसंधान कार्यक्रम दशकों तक चले, लेकिन प्रयोगशाला प्रोटोटाइप से वास्तविक औद्योगिक मशीन तक की छलांग नहीं लगा सके। यह तकनीक 60 से अधिक वर्षों तक परीक्षण प्लेटफॉर्मों तक सीमित रही। दिसंबर 2024 तक चीन के गुइजो प्रांत में एक स्टील प्लांट में यह बाधा आखिरकार तोड़ी गई। इस परियोजना को चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के परमाणु ऊर्जा संस्थान ने विकसित किया, जो दुनिया का पहला संगठन बन गया जिसने अतिक्रांतिक CO2 से चलने वाले टरबाइन को व्यावसायिक संचालन में लगाया। स्टार्टअप स्थान के रूप में स्टील प्लांट का चुनाव संयोगवश नहीं था। धातु कारखाने भारी मात्रा में अवशिष्ट ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जो आमतौर पर वायुमंडल में बर्बाद हो जाती है, और यदि संचालन के पहले महीनों में कुछ गलत होता है तो परिणाम एक औद्योगिक सुविधा तक सीमित रहते हैं, न कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। यह वास्तविक परिस्थितियों में नई तकनीक का परीक्षण करने के लिए आदर्श वातावरण है। इस सुविधा का नाम चियानजिन 1 रखा गया। इसमें 2 इकाइयां हैं, प्रत्येक की क्षमता 15 मेगावाट है। और एक महत्वपूर्ण विवरण, यह प्रणाली कोई ईंधन नहीं जलाती। इसका काम उस ऊष्मा को पकड़ना है जो हवा में बर्बाद हो रही थी और उसे बिजली में बदलना है। जो अवशिष्ट ऊष्मा पहले बर्बाद होती थी वो अब आय का स्रोत बन गई है। डेवलपर्स द्वारा घोषित आंकड़ों के अनुसार नई प्रणाली उसी मात्रा की ऊष्मा से लगभग 50% अधिक बिजली प्राप्त करने की अनुमति देती है। सुविधा का आकार भाप आधारित समकक्ष समाधानों का लगभग आधा है और अवशिष्ट ऊष्मा के उपयोग में समग्र दक्षता 85% से अधिक बढ़ गई है। व्यावहारिक रूप से स्टील प्लांट अब हर साल करोड़ों अतिरिक्त किलोवाट घंटे बिजली उत्पन्न कर रहा है। वह ऊर्जा जो पहले बर्बाद हो जाती थी स्टील उत्पादन में कोई वृद्धि किए बिना। यहां एक स्पष्ट सतर्कता व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। पूर्ण तकनीकी विशिष्टताएं अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं। अधिकांश डेटा चीनी पक्ष से ही आया है और कोई भी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सत्यापन प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। कुछ आंकड़ों को बाहरी पुष्टि मिलने तक सावधानी से लेना उचित है, लेकिन केंद्रीय तथ्य एक वास्तविक व्यावसायिक औद्योगिक नेटवर्क में टरबाइन का संचालन पुष्टि हो चुकी है और यही ऐतिहासिक मील का पत्थर है। चियानजिन एक भाप युग का अंत नहीं है। यह रातों रात सभी मौजूदा टरबाइनों की जगह नहीं लेगा। यह प्रयोगशाला के बाहर पहला वास्तविक कदम है। एक तकनीक जो नियंत्रित परिस्थितियों में मौजूद थी अब निरंतर औद्योगिक संचालन के अप्रत्याशित वातावरण का सामना कर रही है। वर्षों के उपयोग के बाद धातु मिश्र धातुएं कैसा व्यवहार करती हैं? क्या हीट एक्सचेंजर समय के साथ अपनी अखंडता बनाए रखते हैं? कौन सी समस्याएं केवल महीनों के निरंतर संचालन के बाद सामने आती हैं? इन सवालों का एक ही संभव जवाब है, सिस्टम को चलने दें और निगरानी करें। यह उल्लेखनीय है कि चीन इस दौर में अकेला नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी ऊर्जा विभाग के समर्थन से एक समानांतर परियोजना आगे बढ़ी। अमेरिकी परियोजना परीक्षण चरण तक पहुंची, लेकिन चीन ही वो देश था जिसने परीक्षण और व्यावसायिक संचालन के बीच की रेखा पहले पार की। गुइज़ो में एकत्रित डेटा पहले से ही आगामी परियोजनाओं को प्रभावित कर रहा है। उनमें से एक शिनजियांग क्षेत्र के लिए नियोजित है, जहां अतिक्रांतिक CO2 को पिघले नमक पर आधारित तापीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा। यदि आने वाले वर्षों में यह तकनीक अपनी विश्वसनीयता साबित करती है तो परिणाम गहरे हो सकते हैं। कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर छोटे और अधिक कुशल हो सकते हैं। दुनिया भर के उद्योग अपनी अवशिष्ट ऊष्मा को सीधी आय के स्रोत में बदल सकते हैं। जहाज अधिक कुशल ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों के साथ काम कर सकते हैं। सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र अभी की तुलना में कम बाधाओं के साथ काम कर सकते हैं। संभावित अनुप्रयोगों की सूची लंबी है और तकनीक के परिपक्व होने के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है, भाप टरबाइन ने दुनिया को उस क्षण नहीं बदला जब इसका आविष्कार हुआ। इसने दुनिया को तब बदला जब यह इतना विश्वसनीय और सस्ता हो गया कि इस पर व्यापक पैमाने पर
निर्भर किया जा सके। अतिक्रांतिक CO2 टरबाइन आज लगभग उसी मोड़ पर खड़े हैं। उन्होंने अभी तक वैश्विक ऊर्जा को नहीं बदला है, लेकिन पहली बार वे प्रयोगशाला से बाहर आ गए हैं और इस कहानी को समाप्त करने के लिए एक सटीक विडंबना है। च्यानजिन एक जिस थर्मोडायनामिक चक्र पर काम करता है, उसका पेटेंट 1872 में लिया गया था। ऊर्जा के क्षेत्र में 150 से अधिक वर्षों के विकास के बाद मानवता एक ऐसे विचार पर वापस लौट रही है जो धैर्यपूर्वक सही क्षण, सही सामग्री और सही तकनीक की प्रतीक्षा कर रहा था। कभी-कभी तकनीकी क्रांति के लिए किसी नए विचार की आवश्यकता नहीं होती, इसे केवल उस क्षण की आवश्यकता होती है जब सब कुछ आखिरकार एक साथ जुड़ जाता है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो अब आप वो जानते हैं जो अधिकांश लोग अभी तक नहीं जानते। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू करें। इस कहानी के आने वाले अध्याय उससे कहीं तेजी से आएंगे जितना हम सोच सकते हैं।